हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमन पांडे सीबीएसई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि 2027 में सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप सभी लोग को कि मेरा नाम अमन पांडे है। मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ और मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट को गाइड करने का। ठीक है, मैं बस ऑनलाइन ही गाइड नहीं करता हूँ, मैंने खुद सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की हुई है। तो मैं ऑनलाइन तो गाइड करता ही हूँ, साथ साथ मैंने ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया है, बहुत सारे बच्चों को रियलिटी बताई है और वो अच्छे नंबर्स भी स्कोर किए हैं। ठीक है, आज मैं आप लोग को गाइड करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात, मैं अपने बारे में एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैं झूठा वादा कभी नहीं करता कि मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो पॉसिबिलिटी रहेगा क्लास 10th में कि ये हो कर सकते हैं आप, ये मैं बताऊँगा। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि सभी बच्चे 99% या 95% ले आएंगे। ठीक है, और सभी बच्चे ला भी नहीं पाएंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि क्लास 10 बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है और सब लोग आराम से बिना पढ़े पास हो जाएंगे। तो आज मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं आपको रियलिटी बताने के लिए आया हूँ। जो आप लोग सोचते हो मिथ और रियलिटी में आज मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे होने वाला है, कैसे आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए और रियल रहना चाहिए भाई। ठीक है, मैं व्यूज़ नहीं गैदर करना चाहता हूँ फेक बोल के कि क्लास 10 बहुत ईजी है, ये है वो है, आप 99% कैसे लाएंगे। मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे जितने बच्चे देख रहे हैं सबके 99% नहीं आएंगे। ठीक है, सच कड़वा हो सकता है लेकिन झूठा नहीं, पहली बात मैं आपको बता दूं। देखो, अगर क्लास 10 बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता तो 100% लोग क्लास 10 का पेपर देते हैं। मिनिमम 50% लोगों का तो 90 प्लस आता ही, लेकिन नहीं आता है ना 90 प्लस 50% लोगों का। तो भाई कमी कहाँ रहती है, कैसे क्या हमें फॉलो करना चाहिए। देखो, मैं आपको ये बता दूं कि पेपर तो 10th का ईजी आता है। हाँ, आप अगर पढ़ाई किए हो डेडिकेशन के साथ आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर, आप बहुत बढ़िया नंबर लेंगे। लेकिन क्या आप गलत स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हो ना। आप पहले ही समझ लेते हो कि ये बहुत ईजी है इसलिए हम कुछ भी पढ़ देंगे तो हमारा हो जाएगा। एक सही गाइडेंस से आप लोग नहीं पढ़ पाते हो। आप लोग ये सोचते हो, आपकी प्रॉब्लम बता दूं क्या है। आप ये सोचते हो कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा। आज अभी आप पढ़ने बैठोगे 8 बजे, तो आप सोचोगे अगर 8 बजे से पढ़ूंगा, तो अगर 8 बज के 1 मिनट हो गया तो आप सोचोगे कि मैं 8:30 बजे या 9 बजे से पढ़ूंगा। तो ये जो सबसे बड़ा दिक्कत है आप लोग का। दूसरी बात, जिसे पढ़ाई करना होता है ना, वो कहीं से जाके सलाह नहीं लेता है कि मैं कैसे क्या करूं। उसको अपना एक गोल दिखता है, एक गोल दिख जाता है कि मुझे 95 प्लस लाना है, मुझे इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। वो अपने टीचर चेंज नहीं करता है। अगर आपको मैं बता दूं आपकी क्या दिक्कत है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना, मान लो लाइट पढ़ रहे हो आप, लाइट में आपको रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट जल्दी लोगों को नहीं समझ में आता है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं समझ में आया, अब इन टीचर को स्विच करके दूसरे टीचर पर चले जाओगे। आप लोग रील में मोटिवेशन देखते हो, आप लोग ये देखते हो कि इस बच्चे कहाँ से AIR 1 आई है, कहाँ से AIR 2 आई है। ये सब सच है भाई, कड़वा हो सकता है लेकिन झूठ नहीं हो सकता है। तो भैया हम आपसे रिलेट कर रहे हैं, अब हमें ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और क्या भैया हम 95 प्लस नहीं ला सकते हैं यहाँ से पढ़ के। बिल्कुल ला सकते हैं आप लोग। अभी आपका जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है अगस्त का मंथ। ठीक है, अगस्त चल रहा है, समझ लो अगस्त खत्म ही हो गया, सितंबर। अभी आप लोग के पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। तीन इधर 3 मंथ हो गए, इधर 2 मंथ, 5 मंथ है अभी आप लोग के पास। 5 मंथ में यार आराम से आप क्लास 10 के एग्जाम में, अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता है ना, 2 मंथ में भी अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। लेकिन 2 मंथ में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 5 मंथ की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूँ आप लोग को कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल जो परसेंटेज था फेल वालों का क्लास 10th में, मेन एग्जाम में वो बच्चे बहुत ज़्यादा फेल भी हुए थे। ठीक है, क्यों फेल हुए थे? क्योंकि वो 80 में 13 नंबर नहीं ला पाए थे। अब मैं इस साल का आपको पासिंग परसेंटेज दिखाता हूँ। जब इतने सारे बच्चे फेल हुए, जब पासिंग क्राइटेरिया 13 था, अब तो पासिंग क्राइटेरिया 80 में 26 हो गया है। लोग कहेंगे 27 है लेकिन 26 है। ठीक है, ये 13 से अब तो 26 हो गया। अब तो बच्चों को दुगना नंबर लाना पड़ेगा। तो जहाँ पे अमाउंट फेल का पहले कम था, इस बार अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा आपके भाई, ये तो हम फैक्ट को देख के बोल रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक सही गाइडेंस, एक अच्छी सलाह, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ अगर आप तैयारी करते हो ना, या एक अच्छी आप अपने सोच के साथ एक गोल के साथ तैयारी करते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो हो। मैं आपको कह दूं यहाँ पे बैठ के कि भाई आप 10 घंटे की पढ़ाई करो, 20 घंटे की पढ़ाई करो, आप अच्छे खासे स्कोर कर लोगे। लेकिन मेरे कहने से नहीं कुछ होने वाला है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आप क्या करोगे। आप अप्रैल से क्या कर रहे हो ये बताओ पहले।
अप्रैल आपने वेस्ट किया, मई वेस्ट किया, जून वेस्ट किया, जुलाई वेस्ट किया, ये सब वेस्ट ही करके आए हो ना। अगस्त भी वेस्ट ही कर दे रहे हो। अभी तक आपने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। अभी तक आपने स्ट्रेटजी देखा हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन अप्रैल। मई में देखा 95 से अब 100% कैसे लाए। इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी चलती रहती है। नए नए बैच आ गए, 1.0 बैच आया, पहले उससे बड़ा बैकलॉग बना, 2.0 में चले गए। भैया आप हमसे इतना रिलेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट की क्या क्या गलतियाँ होती है। और जितना अच्छे से मैं आपको गाइड कर दूंगा उतना आपको टीचर नहीं गाइड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर पढ़ाने वाले फील्ड में चले गए हैं, लेकिन मैंने इस लाइफ को जिया हुआ है, टीचर ने भी जिया हुआ है, लेकिन मैंने इस लाइफ को भी 3 से 4 साल पहले जिया हुआ है। तो मुझे अच्छे से मैं रिलेट कर पाऊंगा आपसे, ठीक है। 2-3 साल पहले मैं लाइफ को जिया, इसको मैं अच्छे से आपको रिलेट करके बता सकता हूँ कि आप क्या क्या गलती करने वाले हो। अभी मैं बता दूं, अभी आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, तब भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। प्री बोर्ड आ जाएंगे, कुछ दिन में आपको देखते देखते पता नहीं चलेगा कि कब नवंबर आएगा कब दिसंबर आएगा। अभी तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलने वाला है, ठीक है। और एक समय आएगा जब आप प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह लिखोगे, इन सब चीज़ों में व्यस्त हो जाओगे, आप पढ़ाई कब करोगे, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि रियलिटीज लाइफ की क्या है, क्या कैसे करना है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे आप यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अभी ये तक अगर आप इस वीडियो में रुके हो ना, इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई मोटिवेशन है, आप कुछ करना चाहते हो। बहुत लोगों ने तो स्किप कर दिया होगा, जब मैंने उनकी बुराई की है ना, बहुत लोगों ने तो उसको स्किप कर दिया होगा। तो मुझे ऐसे ऑडियंस भी नहीं चाहिए, मुझे एक जेन्युइन ऑडियंस चाहिए, जेन्युइन बच्चे चाहिए जिसे मैं मेंटर करूँ और आगे जाके मुझे रिजल्ट दे, अच्छा खासा 90-95 प्लस लेके आए, जो मैं पब्लिश कर पाऊँ कि मैंने इन्हें गाइड किया था, ठीक है। तो अब हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं, भैया हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 80 में 27 नंबर का पासिंग मार्क है। देखो मैं बता दूं, सीबीएसई ने बोला है कि 33%, तो 33% मतलब होता है 26.4। 80 का 33% 26.4 होता है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 26 जाएगा, और 10th में 26 ही पासिंग मार्क रहेगा। 12th में सीबीएसई 80 पे 26 पास कर देती है, ठीक है। तो ये भी एक लोग को डाउट था, बहुत लोग को पता ही नहीं था, तो मैंने उसको भी क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात आपको, अब यहाँ से हम समझते हैं स्ट्रेटजी। तो देखो अभी से भी अगस्त है ना आपका, अभी आप मान लो अगस्त में 10 दिन बचे हैं, ठीक है। सितंबर में 30 दिन बचे हैं, अक्टूबर में, जब भी आप वीडियो देख रहे हो आपके पास टाइम है, ठीक है। अभी से भी आप पढ़ के 95 प्लस ला सकते हो क्लास 10th में, ठीक है। 12th की तो मैं बात नहीं करता, 12th में मैं बोल भी नहीं सकता भाई कि आप 95 प्लस इस समय से पढ़ के ला सकते हो, लेकिन मैं ये 10th के लिए तो बोल सकता हूँ कि आप इस समय से पढ़ के 95 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये बस बोलने में अच्छा लगता है। इस 95 प्लस के लिए ना आपको उन बच्चों से कॉम्पिटिट करना होगा जो अप्रैल से ही शुरू कर दिए हैं, ठीक है। जिन बच्चों का अप्रैल से सिलेबस हो गया है उनसे आपको कम्पीट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं क्लास 10th बहुत ही ईजी क्लास होता है, ठीक है। क्लास 10th बहुत ईजी होता है। आप जब पेपर दोगे आपको पता चल जाएगा कि यार कितना ईजी था, मैंने इतना क्यों सोचा था इसके बारे में। आप लोग इसे टफ समझ के ना बर्बाद कर देते हो। टफ समझ एट द सेंस मुझे परसेंटेज चाहिए। सबसे पहली बात, तुम परसेंटेज के लिए मत भागो, ठीक है। परसेंटेज आ जाएगा, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है ना तो परसेंटेज दौड़ के आएगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले अगस्त आपका चल रहा है, सबसे पहले आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट मतलब क्या? मैथ और साइंस। ये मैथ साइंस सोशल, ये जो है वो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, एसएसटी। इंग्लिश हिंदी के बारे में अभी बात करते हैं, अभी मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो साल साल भर पढ़ते हैं मैथ्स में, बट उनके मार्क्स 70-60 तक ही रुक जाते हैं। और 70-60 आप छोड़िए, मैथ्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। 70-60 आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे बच्चे मैथ्स में फेल भी होते हैं। मैं आपको अपने स्कूल की कहानी बताता हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में मैक्सिमम बच्चों के इस बार भी, जब मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मतलब मुझे मिलता रहता न्यूज़, तो मैंने जितने बच्चों से बात किया वो 13 मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए थे। ओवरऑल उनके परसेंटेज 82-85 आए थे, बट ये 13 नंबर भी नहीं स्कोर कर पाए थे। अब तो आपको 26 स्कोर करना है, ये सोचिए। तो जिन बच्चों की मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, मैं उनसे भी कहता हूँ अगर आप डेडिकेशन से पढ़ाई करते हो ना, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप डेडिकेशन से पढ़ाई करते हो आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, आपके बेसिक बहुत ही ज़्यादा वीक है, 9th आपकी वीक है, तो आप 90-95 लाओगे। लेकिन आपको ये एश्योर कर सकता हूँ अगर आप अभी से पढ़ाई करते हो, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो अभी भी मैथ में आप 70-80 मार्क्स तक आराम से ला सकते हो। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग है, उन्हें बेसिक कैलकुलेशन वगैरह आती हैं, भाई आप 90 प्लस आराम से जा सकते हो मैथ्स में। देखो सबसे पहली बात मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैथ में, आपको सबसे पहली बात कि मैथ्स की बेसिक टर्म्स आपको किसी बढ़िया टीचर्स को फॉलो करना है। बढ़िया टीचर का मतलब ये नहीं कि टीचर जो फेमस है,
ऐसे टीचर जो कि आपको अच्छे से हर एक चीज़ गाइड कर रहा है, हर एक चीज़ पढ़ा रहा है, ठीक है। आपको मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में। आप एक बार यूट्यूब पे जाइए, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन एक एक टीचर से आप पढ़िए। अगर आपकी किसी टीचर से बॉन्डिंग हो गई है, मतलब आपको उन टीचर से समझ में आ रहा है, समझ का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन अगर नहीं लगा तो छोड़ दो उन्हें, ऐसा नहीं। अगर आपको किसी भी टीचर का समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने के बाद आपसे बोर्ड के क्वेश्चन लग रहे हैं, भले आपको समझने में 2-3 बार लग जा रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट टफ होते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपको एक बार में कोई टीचर सिखा देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री सिखा दे। तो उन टीचर्स को आप हाथ पकड़ लीजिए और उन टीचर्स के साथ लग जाइए, उनसे एकदम फॉलो करिए। मैं कहूँगा भाई कि मुझ पे बिलीव मत करो आप, ठीक है, मेरी वीडियोस मत देखना, उस पर बिलीव मत करना, लेकिन उन टीचर्स का साथ मत छोड़ना, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो आपको आगे जाके आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। टीचर्स ही हैं जो कि आपको आगे जाके आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मैं कहूँगा सबसे पहले आप उन टीचर्स के लेक्चर्स को देखो, एकदम बढ़िया से लेक्चर्स को देखो, जो भी आपके लेक्चर्स टीचर्स दे रहे हैं उनके लेक्चर्स को देखो। आप नोट्स बनाओ, बढ़िया से एकदम प्रॉपर नोट्स बनाओ जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर्स और नोट्स बनाने के बाद आपको करना क्या है, क्वेश्चंस लगते हैं। अगर वो टीचर्स आपको डीपीपी वगैरह दे रहे हैं तो डीपीपी लगाइए। सबसे पहले मैं आपको प्रीफर करूंगा मैथ्स में जो क्लास नोट्स होते हैं टीचर्स के, उन क्लास नोट्स को आप पढ़ो, उन क्लास नोट्स के क्वेश्चन लगाओ। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, अभी आप वन शॉट पे मत जाओ, अभी आप सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस मत करो, अभी आप डिटेल लेक्चर से पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में सिलेबस खत्म कर दोगे तो लास्ट में जाके आपको रिवीजन करोगे, कुछ याद ही नहीं आएगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। वही आप डिटेल में पढ़ाई करोगे तो लास्ट में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ्स में क्या करना है, लेक्चर्स, नोट्स के जो भी क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एनसीईआरटी। आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो एनसीईआरटी बहुत इजी होता है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी एक ऐसी की है जिसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, अगर मान लो नहीं भी आए ना तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन देगा सीबीएसई, कितना भी टफ पेपर हो। एक आध 2-3 क्वेश्चन सीबीएसई ऐसे टफ करती है कि जिसमें वो टॉपर्स को मतलब कर पाए, टॉपर्स को वो छाट पाए। लेकिन मेजरली क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको दिखेंगे। एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है एग्जाम्पल्स। समझ समझ के एग्जाम्पल्स कर लो, ठीक है, और एक्सरसाइज कर लो। एक चैप्टर को खत्म करने का सबसे पहला स्ट्रेटजी, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स के क्वेश्चन करो, उसके बाद से एनसीईआरटी करो। इतना सब कुछ होने के बाद अगर तुम्हें समय मिल रहा है, और समय मिलना चाहिए, तुम्हें कहीं ना कहीं समय निकालना पड़ेगा। तुमने अप्रैल मई जून वेस्ट किया तो अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तुम पीवाईक्यूज कर लो, हाँ, जो भी तुम्हारे सिलेक्टेड पीवाईक्यूज है तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास बुक्स है, बुक से करो, वरना ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मैथ्स का पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है, ठीक है, इसको तुमको पढ़ना है, तो रियल नंबर कैसे सर्च करो, रियल नंबर क्लास 10th पीवाईक्यू। जो भी लेटेस्ट वीडियो है, पिछले साल की वीडियो, उसको देख लो, या जो भी अपलोड कर रहे हैं सर लोग, अगर इस समय टीचर्स अपलोड कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन टीचर्स के जाके आप लोग पीवाईक्यूज देखिए जो लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। बस लेक्चर्स कर लिया, टीचर्स के नोट्स कर लिए, एनसीईआरटी कर ली, पीवाईक्यू कर ली, उसके बाद सब कुछ इनफ है। फिर वो सैंपल पेपर वाली बात लास्ट में आएगी, और जो बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ। अगर आपका सिलेबस हो गया तो आप करिए, लेकिन सबसे पहले जो आसान है उसको करो, जो आपके हाथ में है उसको सबसे पहले कंट्रोल करो। सबसे पहले आपको टफ पे नहीं दौड़ना है। बच्चे क्या करते हैं, रियल नंबर पढ़ा एक लेक्चर, आप टफ क्वेश्चन मत करो, पहले पहले आसान से शुरुआत करो, ठीक है। तो मैथ्स की स्टडी समझ आ गई, और मैथ्स के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिसमें बताऊंगा मैथ्स के कितने कैसे कैसे चैप्टर्स को आपको टारगेट करना है, रियल नंबर क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल से जानता हूँ। मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ देता हूँ, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा, आपने कमेंट किया, तो मैं आपको मैथ्स के जो चैप्टर्स होते हैं ना, 5-5 6-6 घंटे में टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सही है। मैं उन चैप्टर्स को पता है क्या करूँगा, 10 मिनट के अंदर आपको दूंगा रेगुलर रिवीजन। और इस 10 मिनट में आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे सबके सब मैं कवर कर दूंगा। और ये बताऊँ कब हेल्पफुल लगेगा आपको, जब आप रिवीजन करने के लिए आओगे, इसको रिवीजन करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन लग सकते हो। मैथ्स की स्टडी आपने सुन ली। अब मैथ्स एक क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैथ्स में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, हाथ 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 से लिखो अपने, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा एसएसटी। एसएसटी जो है, देखो भाई, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जितना मैं तो कहूँगा, जितना एनिमेशन है, जितना टीचर समझा रहे हो, अगर टीचर से समझ में आ रहा है, एक आध दो लाइन हर एक चैप्टर का, मतलब हर एक टॉपिक का 2-3 लाइन याद कर लो, लेकिन ज़्यादा रटना मत। समझ समझ के पढ़ाई करो, स्टोरी को दिमाग में बैठाओ, अच्छे से करो, लिखने की आदत बनाओ, क्वेश्चन आंसर को रीड करो और अच्छा मार्क्स लेके आओ, ठीक है। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई हम साइंस की, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि साइंस एक बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट होती है, ठीक है। मेरे साइंस में जो मार्क्स आए थे वो आए 79 मार्क्स ओवरऑल।
और मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में मेरे मार्क्स रहेंगे 25 आउट ऑफ 25, 30 आउट ऑफ 30 बायोलॉजी में रहेंगे। केमिस्ट्री की वजह से ही मेरे 21 नंबर कटे हैं। हाँ, आप ये बोलोगे कैसे? हाँ, केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि मैंने मात्र एक चैप्टर पढ़ के मैं गया था। मैंने जो लास्ट के 3 चैप्टर है ना, उन चैप्टर्स को मैंने एकदम छोड़ दिया था क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी। अगर ये मैं करके आता तो अभी मैं केमिस्ट्री में भी 90 प्लस होता। तो मेरी स्ट्रेटजी आपको मैं कहूँगा, प्लीज़ आप हर सब्जेक्ट को वैल्यू दें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, सबको वैल्यू दें क्योंकि आपको ओवरऑल 100 में लड़ाई करना है। मैं पता है मैं फिजिक्स में परफेक्ट था। फिजिक्स में जब मैं 10th में था तब मैंने 12th की जो चैप्टर होते हैं 10th में जब मैं लाइट पढ़ रहा था तभी मैंने 12th का वो लाइट वाला चैप्टर रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया था। इतना मैं हो गया था। मतलब 10th में मैं रह के लाइट पढ़ रहा हूँ, मुझे 12th का लाइट वाला रे ऑप्टिक्स मुझे याद हो गया है। रे ऑप्टिक्स में पढ़ लिया 10th में ही। लेकिन मैंने उस समय क्लास 10th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जो भी थे। तो इस वजह से मेरा बेस भी कमजोर हुआ और मतलब मेरे मार्क्स भी नहीं आए। ठीक है, केमिस्ट्री में तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था पूरा पेपर में। मैं 82 नंबर का अटेम्प्ट करके आया था पूरा। फिजिक्स बायो पूरा किया था, मुझे 79 नंबर आए थे। दिस इज रियलिटी। मैं रियलिटी पे टॉक करता हूँ, आपको पता है। दूसरी चीज आपको, मैं साइंस में 3 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, साइंस में 3 ही ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखो, सबसे पहली बात फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल आता है बस। देखो, न्यूमेरिकल तो आता है लेकिन मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल तो फिजिक्स में आता ही है, लेकिन इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं आता जितना आपको यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि ये हो गया वो गया। मैं बताऊँ तो मेरे टाइम पे तो एफ दिया था इस तरीके से, वी निकालना था, 1/f = 1/v + 1/u, इस तरीके का। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना फिजिक्स में, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो एकदम रिफ्लेक्शन पढ़ो, आपको रिफ्लेक्शन का हर एक चीज़ पता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है। आप रटे नहीं हो, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ के जा रहे हो ना तो मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छे नंबर लोगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट। और डायग्राम पे आप लोग फोकस करें ना, जो भी आपके जैसे रे ऑप्टिक्स का डायग्राम होता है कि लाइट यहाँ से आई, यहाँ से गई, नॉर्मल बना। तो ये सब डायग्राम पे अगर आप फोकस करते हो, डायग्राम को अगर आप क्वेश्चन जब करते हो एग्जाम में, अगर आप डायग्राम लिखते हो तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देता है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या है भाई? रटना मत। ठीक है, मैंने रटा था तो मुझे समझ नहीं आया। केमिस्ट्री बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, आप इसको, मुझे पता है रटना पड़ता है बट थोड़ा सा इसको समझ समझ के पढ़ाई करना। ठीक है, समझ समझ के पढ़ाई करना। केमिस्ट्री में रिएक्शन जो भी है उनको याद कर लेना, और रिएक्शन ज़्यादातर आपके बुक्स में से आएंगे। मतलब तो केमिस्ट्री बच्चों को क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि उनका क्लास 9 का वीक होता है, क्लास 9 वीक होता है, उन्हें बैलेंस करना नहीं आता, ये सब नहीं आता, तो इस वजह से केमिस्ट्री वीक होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा बहुत क्लास 9 का बेसिक देख लेना, और अगर आपको बेसिक आता तो पढ़ो, नहीं तो क्लास 10 के जितने भी रिएक्शन दिए हैं बुक में उन सबको याद कर लेना, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने अगर कर लिया था तो मेरा भी काम हो जाता। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी एक बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन देखो मैथ्स वालों को तो बायोलॉजी समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा मैथ्स भी फेवरेट था, बायोलॉजी भी फेवरेट था। बायोलॉजी आपको समझ के पढ़ाई करनी है, आपको ये अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, आपको अपने बॉडी के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, आपको पढ़ना है ईसोफेगस के बारे में, आपको स्टार्च के बारे में, स्टमक के बारे में, लीवर के बारे में, बायोलॉजी। देखो अभी तक मुझे पूरा बायोलॉजी याद है, मैं यहाँ पे बीटेक कर रहा हूँ, मुझे बायोलॉजी याद है। ये क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने न्यूरॉन पढ़ा था, सीएनएस पढ़ा था, पीएनएस पढ़ा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, इतने सारी चीज़ें अभी तक मुझे याद है। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ाई की थी, फिर हम लोगों ने हेरिडिटी में पढ़ा था, इवोल्यूशन पढ़ा था, कुछ रूल थे मेंडलीज के, इस तरीके से मुझे याद नहीं है अभी बायोलॉजी, बट मैं इतना सोचो अभी यहाँ पे आके मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और इन्वायरमेंट मैंने पढ़ाई की थी, तो अभी भी मुझे बायो याद है क्योंकि मैं उस समय बायो में इंटरेस्ट लेके एकदम समझ के पढ़ा कि मैं अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेके पढ़ना, और ऐसे टीचर से पढ़ना जो अपने हाथ से लिख लिख के पढ़ाता हो। ठीक है, ये नहीं कि पूरा वो पीपीटी, देखो बहुत सारी चीज क्या टीचर क्या करते हैं ना, पीपीटी लिख लिख के आ जाते हैं। मैं भी चाहता तो यहाँ पे पीपीटी लिख के आपको समझाता है, बट जब बंदा कोई हाथ से लिख के समझाता है ना तो मजा आता है। ठीक है, तो उन टीचर से पढ़ना। और आप लोग को पता है बायोलॉजी की एक ही क्वीन है मैम, तो उनसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं टीचर सिलेक्शन की आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करोगे कि टीचर्स क्या किससे पढ़ें, तो मैं आपको बढ़िया बढ़िया टीचर्स के सिलेक्शंस आपको लाके यूट्यूब पे दे दूंगा, बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो में हम टीचर्स का नाम नहीं ले रहे हैं, आप कमेंट में मुझे डिमांड करोगे, मैं आपको दे दूंगा लाके टीचर्स का नाम। ठीक है, आपका मैंने मैथ्स करवा दिया, साइंस करा दिया, एसएसटी करा दिया, ये 3 कोर सब्जेक्ट हो गए। अब आपका आता है इंग्लिश और हिंदी। देखो इंग्लिश और हिंदी को लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं। ठीक है, मैंने भी लिया था, हिंदी में मैंने 2 दिन पढ़ाई की थी, लेकिन तब भी मेरे हिंदी में 87 मार्क्स आ गए थे 100 में, 2 दिन मात्र एग्जाम से पहले पढ़ाई की थी। बता दूं कि इंग्लिश हिंदी आप अभी से पढ़ना चालू कर दो, डेली मत पढ़ो, वीक में 2 से 3 दिन आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, आप लोग का काम हो जाएगा। हाँ, 2 से 3 दिन वीक में पढ़ना चालू कर दो, आप लोग का काम हो जाएगा।
अच्छे से जो भी समरी वगैरह है उसको याद कर लो, ठीक है। हर चैप्टर के बारे में अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो देखो, इंग्लिश में सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी बढ़िया टीचर की वीडियो देखो या एनिमेशन वीडियो देख के चैप्टर को समझ लो। चैप्टर्स की आप लोग समरी याद कर लो, समरी याद करोगे तो आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेजरली क्या करो ना, जो भी टीचर्स करवाते हैं वो मतलब जो समरी लिखवा है टीचर्स उनको रट लो, आपका काम हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको देखा करो। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के आप जब आंसर देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से लिखना रहता है। और ग्रामर आप बढ़िया टीचर से कर लो, ठीक है। हिंदी में तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हिंदी में आप एनिमेशन देख लो अच्छे तरीके से। बुक्स वगैरह मैं इतना नहीं पढ़ाता हिंदी में, एनिमेशन देख लो अच्छे से, 2-3 बार समझ जाओ चैप्टर को, चैप्टर का आपको सार पता है। कुछ कुछ क्वेश्चन लगा लो, कुछ कुछ एमसीक्यूज लगा लो, आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी ग्रामर की ट्रिक समझ लो, हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी ग्रामर तो मैंने एग्जाम से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले सुबह पढ़ के गया था, मेरा हो गया था। मतलब 2 घंटे 3 घंटे पहले, ये मैं बता रहा हूँ प्री बोर्ड का, ठीक है। बोर्ड के टाइम पे मैंने पढ़ाई की थी, हिंदी ग्रामर भी एक दिन पहले पढ़ लिया था, ठीक है। ऐसा मत करना कि लास्ट के लिए सब कुछ छोड़ दो, लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में प्रेशर कम रहेगा तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। प्रेशर अगर कम रहेगा तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मार्क्स के। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो मार्क्स कम, प्रेशर कम तो मार्क्स ज़्यादा, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा फिजिक्स के लैंग्वेज में आओ यार, ठीक है। मैथ्स वाले हैं तो थोड़ा सा आपको फिजिक्स के लैंग्वेज में चीज़ को समझाएंगे। तो इंग्लिश हिंदी का स्टडी आपको समझ में आ गया क्या करना है। और मैं आपको बता दूं एक चीज़, जो आपके इंटेक्स के क्वेश्चन रहते हैं ना इंग्लिश हिंदी में, कि बहुत ये जो आपके क्वेश्चन दे रहते हैं एक्सरसाइज में हिंदी इंग्लिश के, वो सब मत रटना यार। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं उनको रट लेते हैं एक्सरसाइज वाले। भाई क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन अपने मन से एग्जामिनर बढ़िया, मतलब जो भी पेपर सेटर होते हैं बढ़िया क्वेश्चन वो लोग सेट करके देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से करना आप लोग। तो आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, हर एक स्टडी समझ में आएगा। फिजिक्स के बारे में हमने बात की, केमिस्ट्री के बारे में बात किया, बायोलॉजी के बारे में बात किया, मैथ्स के बारे में बात किया, एसएसटी के बारे में बात किया, और हिंदी इंग्लिश के बारे में बात किया। देखो इन सब का मैं एक सार बताता हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको पढ़ना है, ठीक है। आप जब पढ़ाई करना शुरू करोगे आपको पता चलेगा कि क्या कहाँ से कैसे करना है, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन में काम करना है, ठीक है। आपके पास मोटिवेशन अगर है तो आपको ये नहीं करना कि मैं रोज 10 घंटा पढूं। 10 घंटा नहीं पढ़ना, 3 घंटे पढ़ के भी 90 प्लस ला सकते हो, ठीक है। 3 घंटा 4 घंटा रेगुलर रहो अभी से, और अपने कंसिस्टेंसी के साथ स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो फिर आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा भाई, वो टेंशन मत लेना, ठीक है। नंबर लाना एक अलग बात होती है, स्किल सीखना या नॉलेज लेना एक अलग बात होती है, ठीक है। आप कुछ समय बाद पता चलेगा कि मैंने क्लास 10 में 95 प्लस लाया हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लाइफ में, तो कुछ कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा साथ साथ कोई की स्किल सीखना। स्किल एट द सेंस मतलब क्या, नॉलेज गेन करना, बाहर किस तरीके से किससे बात किया जाता है, मेन चीज़ अपने संस्कार को इम्प्रूव करना है, ठीक है। वी आर ह्यूमंस, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। आपको मेरा चैनल अगर पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि मैं अंत तक अगर आपके साथ अभी तक आ गया हूँ ना, अभी तक आपने वीडियो देखा मतलब आप वॉरियर हो, आप ये कुछ ना कुछ करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। और मुझसे गाइडेंस लो भाई, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा कमेंट बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लेता मैं, ठीक है। मैं इस चैनल को बनाया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। मैं फेक बातें नहीं करता, फेक चीज़ों को क्लेम नहीं करता कि यूट्यूब पे कि ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे तो मैं आप लोग के लिए बेस्ट लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बेस्ट लेक्चर एट द सेंस, हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे बट हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको, रिवीजन के लिए अच्छी खासी दे देंगे यहाँ पे आप लोग को। हम स्टडी के मटेरियल्स आपको हम क्वेश्चंस ला के दे देंगे, 1 मिनट के बुक 1 मिनट की वीडियो में हम आपको ला के 100 क्वेश्चन दे देंगे, वो बोल देंगे किस क्वेश्चन को लगाओ, डाउट हो तो मैं लाइव आके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका एक कमेंट बहुत मैटर करता है हमारे लिए। बाय।